नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। पिछले वीडियो में हमने बात की थी क्वांटम संख्या के बारे में, जिसे हमने 4 भागों में बांटा था। एक तो थी मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी थी द्विगुणित क्वांटम संख्या और तीसरी थी चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथी थी चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणित क्वांटम संख्या के बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को जरूर देख लेना। अब आज के वीडियो में हम बात करेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m से चुंबकीय क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम संख्या किसी उपकोष में उपस्थित कक्षक तथा कक्षकों के त्रिविमीय अभिविन्यास को बताती है। किसको बताती है? कक्षक तथा कक्षकों के त्रिविमीय अभिविन्यास को चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो m का प्रत्येक मान किसी न किसी कक्षक को बताता है, यानी कि m के कुल मान बराबर कुल कक्षक। m के कुल मान बराबर कुल कक्षक, यानी कि हम कह सकते हैं कि m का प्रत्येक मान किसी कक्षक को बताता है, अर्थात m के कुल मान के बराबर ही किसी उपकोष में कक्षक होंगे। m के कुल मान के बराबर ही किसी उपकोष में कक्षक होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम m के कुल मान यानी कि कुल कक्षकों की संख्या 2l+1 के बराबर होती है। 2l+1 m के कुल मान यानी कि कुल कक्षकों की संख्या 2l+1 के बराबर होती है तथा m के संभव मान क्या होते हैं? -l से शून्य सहित प्लस l तक होते हैं। जैसे इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं n बराबर 4। n बराबर 4 यानी कि चतुर्थ कोश चौथा ऊर्जा स्तर, चतुर्थ कोश या चतुर्थ ऊर्जा स्तर। ठीक है, इसके लिए कुल उपकोष का मान, कुल उपकोष की संख्या कितनी होगी? n के लिए कुल उपकोष n बराबर ही जितने n की वैल्यू होती है उतने उसमें क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। तो कुल उपकोष की संख्या कितनी हो गई? कुल उपकोष कितने हो गए? 4। कुल उपकोष बराबर 4। कुल उपकोष की संख्या हमें 4 दे रखी है, तो l के कुल मान क्या होंगे? जो कुल उपकोष है उसके बराबर होंगे। तो क्या हो गया? l के कुल मान बराबर क्या होंगे? 4। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें l के संभव मान। l के संभव मान के लिए क्या बताया था कि 0 से n-1 तक। l के संभव मान के लिए क्या बताया था? l का संभव मान के लिए फॉर्मूला क्या था कि 0 से n-1। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 4। 4 - 1 यानी कि 4 - 1 बराबर कितना होगा? 3। 0 से 3 तक ये l के क्या है? संभव मान, यानी कि 0, 1, 2 और 3। इस प्रकार से l के मान हो गए। उस एग्जाम्पल n की वैल्यू जिसकी 4 दे रखी थी उसके लिए l के संभव मान क्या हो गए? 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 0 का मतलब है s उपकोष, 1 का मतलब है p उपकोष, 2 का मतलब है d उपकोष और 3 का मतलब क्या है? f उपकोष। इस प्रकार से हम उस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने उपकोष की संख्या याद कर ली। कक्षकों की जो कक्षक के बारे में थे उनके बारे में जानकारी ली कि l के संभव मान क्या होंगे। और अब नेक्स्ट इस एग्जाम्पल को हम सारणी के माध्यम से समझते हैं। जो हमारे पास l के संभव मान क्या क्या आए थे? 0, 1, 2 और 3। 0 का मतलब क्या था? s उपकोष, 1 का मतलब p उपकोष, 2 का मतलब d उपकोष, इसी प्रकार 3 का मतलब था f उपकोष। इसके लिए m के कुल मान यानी कि m के कुल मान किसके बराबर होंगे? कुल कक्षक के बराबर। ठीक है, कुल कक्षक के बराबर होंगे m के मान। तो उसका फॉर्मूला क्या था? m के कुल मान का फॉर्मूला क्या था? 2l+1। ठीक है, 2l+ ये साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पे m का मान, कुल मान का क्या था? 2l+1। ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले के माध्यम से हम m के कुल मान यानी कि कुल कक्षकों की संख्या ज्ञात करेंगे। s उपकोष के लिए हम कुल कक्षक की संख्या ज्ञात करेंगे। तो
2 गुणा एल की वैल्यू कितनी होती है एस उपकोष के लिए 0, और यहाँ पे क्या कर दिया +1, तो क्या आ गया 1, यानी कि एस उपकोष में एक ही कक्षक पाया जाता है। नेक्स्ट उसी प्रकार पी के लिए 2l + 1 वैल्यू करते हैं, एल की वैल्यू पी के लिए कितनी होती है 1 + 1 बराबर कितना होगा 3, यानी कि पी उपकोष में 3 कक्षक पाए जाते हैं। जैसे कि हम एस उपकोष के लिए क्या लिखते हैं, इस प्रकार से एक कक्षक का निर्माण करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं, और पी के लिए क्या लिखते हैं, इस प्रकार से 3 कक्षकों का निर्माण करते हैं जिसमें 3 कक्षक पाए जाते हैं पी उपकोष में। ठीक, नेक्स्ट उसी प्रकार डी उपकोष के लिए 2 गुणा एल की वैल्यू क्या होती है 2, यहाँ पर 2 + 1 कितने हो गए 5। तो डी उपकोष के लिए यहाँ पर कक्षक कितने होंगे 1 2 3 4 और ये 5। डी उपकोष के लिए कितने कक्षक हो गए टोटल 5। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं एफ उपकोष के लिए। एफ उपकोष के लिए एल की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 गुणा 3 + 1 बराबर कितने हो गए 7। इस प्रकार एफ उपकोष में कितने होंगे 7 कक्षक। अब इन कक्षकों के लिए जो एम के संभव मान थे, एम के संभव मान को हमने किस प्रकार डिनोट किया था कि -l से शून्य सहित +l तक दर्शाया था कि किसी भी एल की वैल्यू के लिए जो हम एम के जो संभव मान है, चुंबकीय क्वांटम संख्या के जो संभव मान है, उसे हम किस प्रकार करते हैं -l से शून्य सहित +l तक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जो एस उपकोष था, एस उपकोष के लिए एम का संभव मान क्या हो गया -l से 0 से +l तक। तो 0 के लिए तो क्या होगा, एल की वैल्यू क्या दे रखी है 0 के लिए, तो 0 ही मतलब कि एस उपकोष ही होगा। और नेक्स्ट देखते हैं कि जो पी उपकोष के लिए एल की वैल्यू कितनी थी 1, तो -l मतलब कि -1 फिर 0 फिर +1, इस प्रकार से ये 3 कक्षकों के मान है, इसमें संभव मान एम यानी क्वांटम संख्या के मान है। चुंबकीय क्वांटम संख्या के 3 संभव मान क्या है -1 फिर 0 और फिर +1। ठीक है, नेक्स्ट उसी प्रकार हम देखते हैं डी कक्षक के लिए एल की वैल्यू क्या है 2, एल की वैल्यू 2 है, तो एम की संभव मान किस प्रकार करेंगे -2 फिर -1 फिर 0 फिर +1 और फिर क्या आ जाएगा +2। इस प्रकार से एम के संभव मान यानी कि कक्षकों की संख्या हो जाएगी, एक तो -2 1 2 3 4 5। इस प्रकार से डी उपकोष में 5 कक्षक पाए जाते हैं एम के संभव मान से। ठीक है, अब इसी प्रकार एफ उपकोष के लिए देख लेते हैं। एफ उपकोष के लिए भी क्या है, एफ के लिए -3 होता है, 3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। इस प्रकार कुल कक्षकों की संख्या कितनी हो गई 7। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या कि 0 आ गया, एस उपकोष के लिए क्या है 0, तो 0 के लिए हमने क्या कर दिया एस उपकोष निर्धारित कर दिया, उसमें तो किसी कक्षक पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब एस उपकोष और एस कक्षक वो क्या है दोनों एक ही हैं। लेकिन जो पी उपकोष में 3 कक्षक पाए जाते हैं, इस प्रकार से 3 कक्षक, उन्हें भी हम ये -1 है, इसकी वैल्यू -1 है या +1 है या 0 है, इस प्रकार से इसको भी अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए -1 वैल्यू है, उसे हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, -1 वाले को लिखते हैं px या py, -1 वाले को क्या लिखते हैं px या py, और 0 वालों को क्या लिखते हैं pz। 0 के लिए फिक्स है pz, जो कक्षक है वो 0 वैल्यू वाला होगा, और जो +1 है +1 उसके लिए भी हम px या py दोनों में से एक कर सकते हैं। उसी प्रकार जो डी उपकोष है उसके लिए भी जो -2 है उसके लिए dxy dyz dz2 dzx, इस प्रकार से ये कक्षकों के आगे के नामकरण है। तो ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब जो द्विगुणित क्वांटम संख्या है उसके द्वारा हम किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या तथा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बताई जा सकती है। द्विगुणित क्वांटम संख्या के बारे में हम किसी भी उपकोष में कक्षकों की संख्या तथा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं। किस प्रकार से कक्षकों की संख्या किसी उपकोष के लिए किस प्रकार से लिखते हैं 2l + 1,
किसी उपकोष के लिए कक्षकों की संख्या हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2l + 1। l की वैल्यू s के लिए, p के लिए, d के लिए, f के लिए इस प्रकार से आपको बताया कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस प्रकार से l की वैल्यू है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक कक्षक के अंदर, माना कि एक कक्षक है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। माना कि s में तो 2 भरे गए, इसमें हर कक्षक में 2 ही अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसलिए इसे 2 से गुणा कर देंगे। कुल कक्षकों की संख्या हमारे पास हो गई, तो इससे 2 से गुणा कर देंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। जैसे 2l + 1 है, इसे 2 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 4l +। तो इस प्रकार किसी उपकोष में उपस्थित मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 4l + 2 से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में। सबसे लास्ट और अंतिम जो क्वांटम संख्या उसके बारे में बात करते हैं, जिसे हम s या ms से प्रदर्शित करते हैं। s या ms से प्रदर्शित करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या को। ठीक है, अब बात करते हैं, हमें पता है कि एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यह क्वांटम संख्या इन इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को दर्शाती है। विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और यह क्वांटम संख्या इन इलेक्ट्रॉनों के क्या है, विपरीत चक्रण को दर्शाती है। s की वैल्यू +1/2 हो सकती है, -1/2 हो सकती है, जिसे हम दक्षिणावर्त या वामावर्त चक्रण के अकॉर्डिंग इसे बता सकते हैं कि +1/2 का मतलब यही नहीं कि वामावर्ती होगा, दक्षिणावर्त भी हो सकता है, वामावर्त। इसका कहने का मतलब है कि इस प्रकार से यह कोई कक्षक है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एक के चक्रण की दिशा ये होगी तो दूसरे के चक्रण की दिशा ये ही होगी। इस प्रकार से कभी नहीं होगा कि दोनों की एक ही सेम दिशा हो जाए या इस प्रकार से हो जाए, ये गलत होगा और ये इस प्रकार से सही होगा। इस चक्रण क्वांटम संख्या का मतलब ही यह है कि यह विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों को दर्शाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इस क्वांटम संख्या द्वारा क्या कर सकते हैं। इस क्वांटम संख्या के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के चक्रण का जो कोणीय संवेग है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। कोणीय संवेग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, चक्रण कोणीय संवेग किस प्रकार, h/, जिसका फॉर्मूला है 2π√s कोष्ठक s + 1। इस प्रकार से हम चक्रण कोणीय संवेग हम ज्ञात कर सकते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या s की वैल्यू हमें पता है, या तो +1/2 होगी या -1/2 होगी। इसे रख के हम किसी भी जो इसके चक्रण कोणीय संवेग, हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, तथा इस क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉनों के कुल चक्रण को भी बताया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनों के कुल चक्रण को हमने σs से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला था +1/2 गुणा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस प्रकार से हम कुल चक्रण की संख्या, किसी परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों के जो कुल चक्रण है उनकी वैल्यू भी हम ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से। ठीक है, और एक और है जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यानी कि चक्रण बहुगुणिता भी हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, चक्रण बहुगुणिता बराबर क्या होता है, 2σs + 1, यानी कि जो कुल चक्रण है उसका हम संख्यात्मक मान लेते हैं, न कि उसका जो वो है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसका परिणाम हम उसका परिणाम लेते हैं, न कि उसके निशान को हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे जो यह मतलब उसका यही है कि 2 से गुणा कर देंगे कुल चक्रण को और उसमें क्या कर देंगे +1 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी, चक्रण बहुगुणिता। ठीक है,
अब नेक्स्ट इसके बारे में जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। जो फॉस्फोरस दे रखा है उस परमाणु में प्रथम उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का कुल चक्रण बताओ। फॉस्फोरस के प्रथम उत्तेजित अवस्था में फॉस्फोरस का जो फॉस्फोरस है उसका जो अंतिम कक्षा है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3s2 3p3 और 3d0। 3s2 का मतलब है हम कक्षक बना लेते हैं इसके ग्राउंड स्टेट यानी कि मूल अवस्था में क्या होते हैं s ये है, ये p हो गया और ये इस प्रकार से d हो गया। p में 3 कक्षक है, d में 5 कक्षक है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ग्राउंड स्टेट में s में कितने 2, तो इस प्रकार से हमने 2 भर दिए। p में कितने 3 भरते हैं, तो इसके लिए अभी आगे आपको नियम बताएंगे। 1 2 3 इस प्रकार से 3 हो गए। d के अंदर 0 है तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब इसमें क्या कहते हैं एक्साइटेड स्टेट मतलब प्रथम उत्तेजित अवस्था में क्या होगा जो s का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये कक्षक s कक्षक है, यहाँ पे ये p कक्षक है और यहाँ पे क्या हो गया ये d कक्षक हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें क्या होगा प्रथम में जो p में तो 3 के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और s में जो युग्मित इलेक्ट्रॉन उनमें से एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाएगा, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 1 2 3 4 और 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 5। अब हमें पूछा है इसमें जो उत्तेजित अवस्था में कुल इलेक्ट्रॉन का चक्रण बताना है हमें। कुल चक्रण क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितनी हो गई 5। तो कुल चक्रण का फॉर्मूला क्या था +1/2 गुना अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा ±5/2। ठीक है, ये क्या हो गया फॉस्फोरस परमाणु के प्रथम उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का कुल चक्रण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब जो चक्रण बहुगुणिता चक्रण बहुलकता का ये फॉर्मूला हमने देख लिया। इसका जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, किसी जीव उपकोष के लिए अधिकतम चक्रण बहुगुणिता ज्ञात कीजिए। किसी जीव उपकोष के लिए पूछा है, जीव उपकोष के लिए पूछा तो हम इसे देखते हैं कि जो s उपकोष के लिए कक्षक कितने होंगे, 1 होते 12+1 की सहायता से हमने निकाला था और इसके लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हुए थे 2। उसी प्रकार p के लिए कितने हो गए थे 3 कक्षक हो गए थे 12+1। p के लिए क्या था l की वैल्यू 1 थी तो 2 गुना 1 + 1 बराबर कितना हो गया था 3। इस प्रकार से 2l+1 वाले फॉर्मूले से हमने कक्षकों की संख्या निकाली थी। d के लिए कितने हो गए 5, f के लिए 7 और g के लिए इसके लिए 0 थी, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और g के लिए कितनी थी 4। g के लिए पूछा ना हमें, g उपकोष के लिए, g के लिए l का मान बराबर था 4 तो 2 गुना 4 + 1 4 दूनी 8 8 + 1 कितना हो गया 9। इसलिए g के कुल कक्षकों की संख्या कितनी है 9। ठीक है, 9 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसको क्या करते थे हम 2 से गुणा करते थे। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो इसे हम 2 कक्षकों की संख्या हमें पता है तो इसे 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। s के लिए एक कक्षक है, इसे 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 2, 3 के लिए 6 आ गया। इसी प्रकार g के लिए 9 कक्षक हैं तो 9 गुणा 2 बराबर कितने हो गए 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमारे पास क्या पूछा है, इसने क्या पूछा है कि जो अधिकतम चक्रण बहुगुणिता पूछी है। तो हमने क्या किया, जो 9 कक्षक हैं, ठीक है 9 कक्षक हैं, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखो फॉर्मूला क्या था कि जो अधिकतम चक्रण बहुगुणिता थी मैक्सिमम ये थी, इसका मान क्या था 1/2 गुना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस प्रकार थी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जीव कोश के अंदर हमारे लिए कक्षक का निर्माण कितना हुआ था 9 कक्षक हुए थे, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। ठीक है, अब इसमें हम
इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी हमारे पास, तभी तो हमारे पास अधिकतम जो चक्रण बहुगुणिता वो आएगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हम कितनी कर सकते हैं, 9। तो इस फॉर्मूले में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिकतम पूछा तो अधिकतम ही हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो फॉर्मूले में रखें तो क्या आ गया, प्लस माइनस 1/2 गुणा 9, कितना आ गया 9/2, 9/2 ये कुल चक्रण की संख्या आ गई। जो कुल चक्रण था उसका मान आ गया कि कुल चक्रण की संख्या। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा कि अधिकतम चक्रण बहुगुणिता, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछा है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 कोष्टक। अब प्लस माइनस वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे छोड़ देंगे कि हमारे पास तो क्या था प्लस माइनस 9/2, लेकिन हमें डायरेक्ट क्या लिखेंगे 9/2 प्लस 1, यानी कि 2 गुणा 9/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल होगा, 9 और 1 कितना हो गया 10। तो इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है यानी कि चक्रण बहुगुणिता, उसका मान कितना आ गया 10। क्या आ गया उसका मान 10। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी और नॉलेजेबल लगी होगी। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और फटाफट इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का मज़ा ले सके। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे साथ इसी प्रकार एजुकेशनल वीडियो के माध्यम से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।